Good morning, everyone. I hope you all are fine. In today's video, we are going to discuss term 2 chapter which is MySQL functions. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जितना भी आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है जो 12th क्लास से रिलेट करता है, तो वो हम सारे फंक्शंस जो है वो पढ़ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी, देखो जो फंक्शंस होते हैं ना बहुत सारे टाइप के होते हैं. देखो फंक्शन क्या है, पहले उस वर्ड को समझते हैं. फंक्शन इज़ नथिंग बट आप ऐसे लगा सकते हैं जिसकी डेफिनेशन कंप्यूटर को पहले से पता है. ठीक है, जैसे मान लो मैं प्रिंट यूज़ करती हूँ. नॉर्मली पाइथन में हम यूज़ कर रहे थे, तो आपने कभी प्रिंट के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा. आप अगर फंक्शंस का यूज़ करते थे, अगर आपको सम निकालना होता था तो आप सम की पूरी एक डेफिनेशन लिखते हो. अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी वर्क करवाना है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखते हो. लेकिन जब भी कंप्यूटर प्रिंट वर्ड देखता है और उसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल देते हो, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट दे देता है. इसका मतलब प्रिंट वर्ड का मीनिंग उसको पहले से पता है. ठीक है, तो ऐसे जो प्री डिफाइंड आपके कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको हम फंक्शन बोलते हैं, जिनका मीनिंग पहले से कंप्यूटर को पता होता है. और उनके अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे, जो ये ब्रैकेट्स है, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं एक फंक्शन के अंदर. फंक्शन मतलब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि एक वेरिएबल नेम के बाद आपको एक इस ढंग के ब्रैकेट्स मिलेंगे. तो जब ब्रैकेट्स मिलेंगे इसका मतलब है कि ये फंक्शन है. और फंक्शन का काम क्या है कि इसके अंदर आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे, मतलब जो भी चीज़ हम इसमें डालेंगे तो उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. जो भी आर्ग्यूमेंट हम इन पैरेंथेसिस के विद इन देंगे, तो वो उस पर क्या करेंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म करके कुछ आपको आउटपुट देंगे, कुछ आंसर दे देंगे. ठीक है, तो फंक्शन का ये वर्क होता है. तो फंक्शंस जो है ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इन विच दे आर वर्किंग, ऑन विच दे आर वर्किंग. ठीक है, मान लो इसके अंदर अगर आपने मैथमेटिकल कुछ नंबर वगैरह डाल दिया, तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी आपकी, मैथमेटिकल फंक्शन की. कोई आपने डेट डाल दी तो डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया. अगर आपने इसमें टेक्स्ट डाल दी, कोई स्ट्रिंग डाल दी, तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया. ठीक है, तो जो डेटा आप डालते हैं, जो टाइप ऑफ डेटा है, बेस्ड ऑन दैट आपकी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो कैटेगराइज हो जाते हैं. तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है दैट इज मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिक फंक्शंस. तो उसमें जो पहला फंक्शन आता है वो है पार या फिर POW. देखो दोनों यूज कर सकते हैं. अगर मैंने 2 लिखी है तो इसका मतलब दोनों का पर्पस एक ही होगा. आप पावर वर्ड पूरा लिखो या आप POW लिख दो, दोनों का काम एक ही है. POW के अंदर जो चीज़ जाएगी और पावरफुल के अंदर जो भी चीज़ जाएगी, आंसर दोनों का सेम ही आएगा. ये दोनों मैंने क्यों लिखे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स के पेपर में क्या आएगा. तो आपको पता होना चाहिए कि POW एंड पार बोथ कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो पार फंक्शन करता क्या है, इट रिटर्न्स द आर्ग्यूमेंट रेज टू द स्पेसिफाइड पार. देखो मैथ्स में भी पार का मतलब होता है क्या है, 2 रेज टू पावर 3. ये पावर हो गई ना, और ये बेस हो गया. तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स आप लिख दो, तो 2 2 2 2 to the 4 to the 8 आंसर आ गया आपका. तो अभी भी सेम ही काम है. ये क्या रिटर्न कर रहा है, आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट्स कौन थे जो इसके अंदर जा रहे थे, आर्ग्यूमेंट रेज्ड टू द स्पेसिफाइड पार. तो अब पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं. अच्छा, आपके जो CBSE का सैम्पल पेपर है उसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आए हैं. पहला क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर उसने आपको दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन. उसने इस टाइप से आपको दे रखा होगा, न्यूमेरिकल का मतलब इस टाइप से. वो कहेगा कि इसका आंसर बता दो या इसकी क्वेरी लिख दो. दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन. चॉइस में उसने सेम ही फंक्शन का नेम दे रखा है. एक में वो कह रहा है मुझे मैथमेटिकली क्वेरी लिख के दिखा दो, एक में वो कह रहा है कि भाई मुझे उसकी थ्योरी लिख के दिखा दो. इसका मतलब है, देखो जिसको क्वेरी लिखना ऑब्वियसली आसान है क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्वेरी ही प्रेफर करेंगे. लेकिन इन केस अगर आपको थ्योरी, तो इसका मतलब है कि थ्योरी आ सकती है पेपर में. इसलिए जो मैंने ये सारी चीज़ें हैं वो लिखी हैं कि इट माइट हैपन कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और पेपर में हो सकता है चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल जो मतलब प्रोग्राम वाला जो आपसे अटैम्प्ट ना हो पाए ड्यू टू सम रीज़न. तो आप थ्योरी भी याद कर ले. और थ्योरी में उसने हमसे क्या क्या पूछा था, एक तो फंक्शन करता क्या है, दूसरा उसने पूछा था उसका सिंटेक्स, तीसरा उसने पूछा था आर्ग्यूमेंट क्या थी और रिटर्न टाइप क्या थी, मतलब उसके अंदर जाएगा क्या और आंसर में आएगा क्या. ठीक है, तो इसीलिए थ्योरी भी पढ़नी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी जितना आपका फंक्शन की जो एक्चुअल वर्किंग होगी. तो पार फंक्शन मैंने बोला कि जो भी आर्ग्यूमेंट आप दोगे वो उसको किसी स्पेसिफाइड पार में रेस कर देगा. तो पार फंक्शन में देखो ऑब्वियस सी चीज़ है. अब सिंटेक्स में ये नहीं है कि ऐसे चलेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस. या तो आप ये लिखोगे, स्लैश का मतलब है और, या तो इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हो तो ये लिख लो, और अगर इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हो तो ये लिख लो. दोनों को नहीं लिखना, कहीं गलती कर दो. तो POW के बाद ब्रैकेट में M, लिख दो. M आपका नंबर हो जाएगा और N उसकी क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी. तो मैंने ये लिखा M इज़ द नंबर, N इज़ द पार. और सेम चीज़ इसके लिए M इज़ द नंबर, N इज़ द पार. उसके बाद
बाद मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट टाइप और रिटर्न टाइप। देखो आर्ग्यूमेंट टाइप का मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ। देखो मैथ्स के फंक्शन है 2⁻³ करोगे, a⁻b तो करोगे नहीं, ये क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा जब तक वैल्यूज नहीं दोगे। तो इसलिए m और n दोनों न्यूमेरिकल होंगे और आंसर भी तो न्यूमेरिकल में ही आएगा, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट की टाइप भी न्यूमेरिक रही और जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसकी भी टाइप आपकी न्यूमेरिक ही रही। अच्छा, वो ये बोलता है अगर m नेगेटिव है देन n मस्ट बी एन इंटीजर। अच्छा, ये एक इसमें वो है कि अगर आपका m नेगेटिव हो जाता है, यानी ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है, तो इसका n का ज़रूरी है कि वो इंटीजर हो, ये एक रूल होता है। तो अभी हम देख लेंगे कहाँ पे यूज़ होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर देखो, अब आपके जब 12th में आओगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो आपका यूज़ होगा ना वो सिलेक्ट वाली क्वेरी होगी, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन यूज़ कर रहे हो, आपको आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए तो आपका सिलेक्ट ही आपका यूज़ होता है क्वेरी में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी स्टेट कमांड सिखा दी हैं इसकी, लेकिन जब आप 12th का कोर्स कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ सिलेक्ट वाली ही क्वेरी यूज़ होगी। तो मैं जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2⁻⁴ करके दिखाओ, तो क्वेरी बनाओ, तो आप लिखोगे सिलेक्ट POW 2,4। अगर तो इसका आंसर क्या होगा 2⁻⁴ दैट इज 16। अगर मैं आपको बोलूँ सिलेक्ट पार 2⁻², तो 2 मैंने साइड में इवैल्यूएशन कर रखा है, तो 2⁻² का मतलब क्या होता है 1/2 1/4 तो 0.25। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही है, मैथ्स आपको आता होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट पार -2⁻3, तो बेस तो आपका नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन है ना, तो उसमें वो कहता है कि फिर जो पार होगी ना, अगर उसने ये कंडीशन कह रखी है कि अगर ये नेगेटिव हो ना तो ये हमेशा इंटीजर होगा, फिर आपका ये कंडीशन रहती है, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ 3⁻², तो इसका मतलब आप ये नहीं कहोगे कि भाई इसका आंसर 9 आ रहा है, हमें मैथ्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमने ये लिखना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे भाई सिलेक्ट पार 3⁻²। अच्छा, अब एक चीज़ और सिखाती हूँ, मैंने आपको एलाइसिंग तो सिखाई दी थी लेकिन मैं दोबारा से सिखा देती हूँ। अब जब तुम इस क्वेश्चन को, अगर मैं ये हटा देती हूँ, मैंने इतना लिखा सिलेक्ट पार 3⁻², तो जब आउटपुट आएगा ना बच्चे, तो आंसर में क्या होता है, सिलेक्ट के बाद आपने जो भी चीज़ लिखी होती है ना वो आपकी हेडिंग बन जाती है, मतलब टेबल का नाम बन जाती है, कॉलम हेडिंग बन जाती है, और जो भी आंसर होता है वो उसके नीचे आ जाता है। अब देखो ये अच्छा सा नहीं लगता जब आउटपुट में आए। अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ ढंग का मीनिंगफुल कॉलम नेम आए, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इसके बाद एज लिख दूँ और फिर डबल कोट्स में एलाइज्ड नेम लिख दूँ, तो वो उसकी हेडिंग बन जाएगी। अगर मैं एज ना भी लिखूँ तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, रेज्ड हेडिंग बन गई और आंसर में 9 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट आता है आपका राउंड फंक्शन। तो राउंड, देखो राउंड क्या करता है आपको पता है, ये राउंड्स द आर्ग्यूमेंट टू 0 डेसिमल प्लेसेस, वेयर एज राउंड XD राउंड्स द आर्ग्यूमेंट टू D डेसिमल प्लेसेस। देखो राउंडिंग ऑफ आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होगी और इसके बहुत सारे रूल्स है, जो रूल्स वहाँ पे है सेम रूल ही यहाँ पर है। तो राउंड के अंदर आपको नंबर दे देते हो, तो जब आप सिंपल नंबर देते हो तो उसको 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड करता है। अगर तुम XD लिख देते हो तो वो X नंबर को D डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देता है। तो सबसे पहला आपका वो कहता है कि जब D दिया ही नहीं है, सिंपल नंबर दिया है, तो X को, अब ये सारी थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, तो X इज राउंडेड अप टू 0 डिजिट्स ऑफ डेसिमल एंड द रिजल्ट इज एन इंटीजर। वो क्या बोलता है कि X को हम राउंड कर देंगे 0 डिजिट्स तक और रिजल्ट इंटीजर आएगा। इफ द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल वैल्यू इज 5 और ग्रेटर देन 5, ठीक है, देन द इंटीजर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। उसने जैसे, अब इसको समझते हैं, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट राउंड 1.5 इज एज राउंड, तो मैंने बोला कि डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो या तो 5 है या 5 से बड़ी है, तो जो आपका इंटीजर वाला पार्ट था, इंटीजर वाला पार्ट कौन सा था इसमें 1, उसको हम क्या कर देंगे एक बड़ा, तो 1 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ 2। तो समझ में आया राउंडिंग ऑफ कैसे हुई। उसके बाद दूसरा चलते हैं हम, सिलेक्ट -1.2। अब देखो डेसिमल के जस्ट एक जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 5 है, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये -1 का -1 रह गया। समझ में आया राउंड ऑफ कैसे हुआ। अगला आता है आपका इफ D इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपने अब बताया है कि मेरे को राउंड ऑफ करना है, तो अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो तब क्या होगा, X इज राउंडेड अप टू D डिजिट्स, X को आपने राउंड करना है D डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल बाय चेकिंग D + 1 डिजिट, ठीक है। इफ it is 5 or greater than 5, then the dth digit is increased by 1 and the result is a float, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसका, अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने D डिजिट्स तक चेक करना है तो आप चेकिंग कहाँ से करोगे, D + 1th डिजिट तक।
x इज राउंडेड अप टू डिजिट, जैसे मैंने 3 डिजिट्स बोली ना, तो 3 डिजिट्स तक राउंडिंग ऑफ हमारा आंसर आएगा बाय चेकिंग d+1th डिजिट। किसको चेक करना है हमने? d+1। जैसे यहाँ 3 है तो d+1 में 3+1 4 हो गया, तो 4th डिजिट को चेक करो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 4th डिजिट कौन सी है? 1 2 3 4। तो जो ये 4th डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ी है, ठीक है। देन द dth डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड द रिजल्ट इज अ फ्लोट। अब क्योंकि ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है, तो 3.798 में जो dth डिजिट है वो dth डिजिट ही होगी ना। अब इसको 1 से ऐड कर दो तो ये क्या बना? 3.799। समझ में आया आंसर? दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा मुश्किल है इसका केस। जब उसने आपको यहाँ पे नंबर बता दिया तो जो भी नंबर दे रखा है ना वहाँ तक तो आपका आंसर आएगा डेसिमल के बाद, लेकिन आपको जब चेकिंग करनी है ना तो आपने इस नंबर में +1 कर देना है, तो वो 4 बना। अब डेसिमल के बाद 4th डिजिट देखो, 1 2 3 4, तो वो 6 है। अब आप इस 6 पे चेकिंग करो कि क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है। अब क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला डिजिट है dth डिजिट है, यानी जो 8 है, इसमें +1 ऐड कर दो। जैसे ही 1 ऐड किया तो 3.799 आ गया ना, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला आता है नेक्स्ट आपका मॉड फंक्शन। मॉड क्या रिटर्न करता है? मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स। तो मॉड के लिए आप कैसे कैसे लिख सकते हो? अब इसके 3 वे हैं लिखने के। पहला वे क्या बोलता है कि भाई फंक्शन का नाम लिखो और उसके अंदर 2 नंबर्स दे दो, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? m मॉड्यूलस n कर दो परसेंटेज दोनों के बीच में। तीसरा बोलता है m मॉड n, मतलब ये पहला नंबर दूसरा नंबर, ठीक है। आप किसी भी वे से लिख सकते हो, आपका आंसर ठीक आएगा। अब वो बोलता है कि अगर रिटर्न्स m इफ n इज 0, दैट इज इफ डिनोमिनेटर इज 0। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा ना तो मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा आपको m ही आंसर दे देगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेरी। क्वेरी तो सिंपल सी है, सिलेक्ट मॉड 11 3। अगर मैं बोले 11 3 का रिमाइंडर दे दो तो क्या लिखोगे? सिलेक्ट मॉड 11 3। तो अब इसको 3 तरीकों से थे, ऐसे भी लिख सकते थे 11 सिलेक्ट लिख के 11 मॉड 3, और ये भी लिख सकते थे सिलेक्ट 11 परसेंटेज 3। तीनों ही केस में आपको वो देगा। आंसर देख लो कैसे आएगा, 3 3 द 9 2 11, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, ये आ गया। 10.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा रिमाइंडर। फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 11। अच्छा, मान लो क्वेश्चन आया फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 4, तो कुछ भी नहीं, और उसका नाम मैंने मॉड्यूलस रख दिया आगे। तो मॉड्यूलस यहाँ बन गया और 11 को 4 से डिवाइड करो तो 4 2 द 8, 3 रिमाइंडर बच गया तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। ये आपके 3 ही फंक्शंस थे न्यूमेरिकल। फिर आता है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट जो आप लिखते हो तो उसके ऊपर जो फंक्शंस ऑपरेट करते हैं वो आपके स्ट्रिंग फंक्शन हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप वगैरह नहीं लिखी है, बट ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है तो इनका जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है वो भी न्यूमेरिक है और जो रिटर्न टाइप आ रही है वो भी न्यूमेरिक ही है। अच्छा, अब हमारे पर स्ट्रिंग फंक्शंस में ज़रूरी नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ फंक्शंस में चेंज होगी। सबसे पहला जो फंक्शन था आपके सिलेबस में वो है लोअर। लोअर यूज़ कर लो या एल केस यूज़ कर लो, बात एक ही है। ये क्या करते हैं, जो भी आप इनके बीच में डालेंगे कन्वर्ट्स करेक्टर स्ट्रिंग्स इनटू लोअर केस, उनको छोटे अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देगी। जैसे मैंने बोला सिलेक्ट लोअर इन्फॉर्मेशन, तो रिजल्ट क्या बन गया तुम्हारा? स्मॉल में इन्फॉर्मेशन। डिस्प्ले नेम्स मिस्टर ओबामा एंड मिस गांधी इनटू लोअर केस, इनको लोअर केस में आपने बनाना है। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट लोअर मिस्टर ओबामा एज लोअर 1, ठीक है। अब मेरे को दोनों करने हैं ना, तो मैं क्या लिखूंगी? सिलेक्ट लोअर मिस्टर ओबामा एज लोअर 1। इसका मतलब है कि लोअर 1 हेडिंग बन जाए और उसके अंदर मिस्टर ओबामा छोटे में आ जाए। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया क्योंकि मुझे मिस्टर गांधी को भी करना था। और मिस्टर गांधी आपको पता है जब आप MySQL में नेक्स्ट लाइन में जाते हो तो ऐसे वाला ब्रैकेट आ जाता है, तो ये वही है। और दूसरे वाले के लिए मैंने एल केस फंक्शन लगा दिया, उसमें मैंने लिख दिया मिस गांधी एज लोअर 2, तो लोअर 2 का बन जाएगा ऐसे कॉलम और उसके अंदर मिस गांधी आ जाएगा स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अब अगला वो बोलता है डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन लोअर केस इन टेबल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम कैन बी फाउंड इन कॉलम नेम्ड ई नेम। मान लो एक कॉलम है जिसका नाम है ई नेम, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी नेम्स हैं एम्प्लॉय के उसको किस में कर देना है? EMPL, उसको लोअर केस में कर देना है। टेबल का नाम उसने आपको दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे? सिलेक्ट लोअर
और जिस कॉलम को करना है उसका नाम लिख दिया। फिर जब आंसर में क्योंकि उस कॉलम का नाम चेंज करना है तो वो चीज़ लिख दी। और अब क्योंकि टेबल का नाम दे रखा है, देखो ऊपर वाली जितनी भी क्वेरीज थी उसमें टेबल का नेम नहीं है तो आप फ्रॉम टेबल नेम नहीं लिखोगे, लेकिन अगर उसने आपको टेबल का नेम दे दिया तो फिर क्वेरी कंप्लीट करने के लिए आपको टेबल का नाम तो लिखना पड़ता है, ये हमें पता ही है, तो आपने फ्रॉम EMPL लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अगर इसी सेम क्वेरी को आप क्या कर सकते थे, आप लोअर की जगह बस एल केस लिख सकते थे, तब भी ये वर्क कर जाती। अब उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है अपर या यू केस। ये क्या करता है, जितने भी करेक्टर्स हैं उनको अपर केस में कर देता है। अपर स्ट्रिंग लिख दी या यू केस स्ट्रिंग लिख दी। कन्वर्ट एंड डिस्प्ले स्ट्रिंग लार्ज इनटू अपर केस। मान लो ये स्ट्रिंग है, इसको सारे को कैपिटल लेटर में करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट अपर लार्ज अपर केस। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेंथ फंक्शन। अच्छा देखो, अब इनमें तो क्या था, आप दे भी टेक्स्ट रहे थे, यानी स्ट्रिंग इनका आर्ग्यूमेंट है और रिटर्न टाइप भी इनका स्ट्रिंग ही है। लेंथ फंक्शन में आते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इन बाइट्स। ये क्या करती है आपको, ये उसका लेंथ दे देती है। तो लेंथ में आप स्ट्रिंग डाल रहे हो, इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ पैरामीटर स्पेसिफाइड बाय आर्ग्यूमेंट इन करेक्टर्स। ये जो भी स्ट्रिंग होती है उसके आर्ग्यूमेंट की उसकी लेंथ दे देती है। इफ आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग हैज डेटा टाइप कैर द लेंथ इंक्लूड्स ऑल द ट्रेलिंग ब्लैंक्स। ठीक है। अगर उसकी डेटा टाइप कैर थी ना आपने जब बनाते टाइम, तो जितने भी ट्रेलिंग ब्लैंक्स होते हैं, ट्रेलिंग मतलब बाद के जितने भी स्पेस तुमने दे रखे हैं, तो ये उन सबको भी इंक्लूड करेगी। इफ आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग इज नल, मतलब अगर तुमने उसमें कुछ भी नहीं डाला, स्ट्रिंग में लेंथ लिख दिया और लेंथ के बीच में कोई वर्ड नहीं डाला हुआ, तो फिर वो नल दे देगी, क्योंकि स्ट्रिंग ही नल है तो आउटपुट में क्या आएगा। अच्छा, नॉर्मली इसमें होगा क्या, आर्ग्यूमेंट का टाइप तो देखो क्या रहा, स्ट्रिंग रहा, लेकिन रिटर्न वैल्यू क्या रही है आपकी, नंबर रही, क्योंकि आप क्या दे रहे हो उसमें, आंसर मेरे पास नंबर आ रहे हैं ना। जैसे उसने पूछ लिया हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर इन स्ट्रिंग कैंडिड, तो आपने क्या लिखना है, सिलेक्ट लेंथ कैंडिड, लेंथ इन करेक्टर्स, फिर इसका नाम लिख दिया तो वो। अब कैंडिड के स्पेलिंग में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर में क्या आ गया, 7। ठीक है। अब उसने अगला क्वेश्चन आपको बोला, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स एंड नेम लेंथ फॉर एम्प्लॉयज 8888 एंड 8900। ये क्वेरी लिखनी है उसने आपको क्या बोला कि आपको एम्प्लॉय नेम्स बताने हैं एंड नेम लेंथ बतानी है फॉर एम्प्लॉयज़। उस एम्प्लॉय का नाम आ जाए और उसके नेम की लेंथ आ जाए जिनका कोड जो है 8888 है एंड 8900 है। तो वो आपको ये बता रहा है कि आपको नेम ई नेम में मिल जाएगा और एम्प्लॉय कोड EMP नंबर में मिल जाएगा। तो आपने सिलेक्ट करना है क्या क्या, ई नेम करना है और दूसरा आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए ई नेम की। तो जो चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी है वो आपने यहाँ लिख दी और उनको हेडिंग दे दी नेम लेंथ। ठीक है। उनको नहीं, मतलब इसको लेंथ नेम की मैंने क्या नाम दे दिया, नेम लेंथ। कहाँ से करना है, फ्रॉम EMPL। और मेरी कंडीशन क्या है, कंडीशन है तो वेयर लगाऊंगी, EMP नंबर इक्वल टू दिस और EMP नंबर इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों में से कोई भी EMP नंबर हो तो वो आ जाए, तो इसमें आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मान लो मैंने बोल दिया हाय हेलो का मेरे को वो बता दो लेंथ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो ये तो, पर आंसर तो 8 आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो बीच में एक स्पेस था वो भी इसने काउंट किया है। ठीक है। तो स्पेसेस काउंट होते हैं जब आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स एट स्पेसिफाइड। ठीक है। या लेफ्ट मोस्ट, जितने भी लेफ्ट में करेक्टर आप बताओगे तो जितनी आप लेंथ बताओगे उतने लेफ्ट वाले करेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे तो इसमें आपने लेफ्ट में क्या बताया, एक तो स्ट्रिंग बता दी और एक आपने उसका लेंथ बता दी। ठीक है। इट रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट लेंथ करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, रिटर्न्स नल इफ आर्ग्यूमेंट इज नल, मतलब अगर कुछ नहीं डाला तो नल दे देगा। तो डालने को तो देखो इसमें एक तो स्ट्रिंग डाल रहे हो और साथ में इंटीजर डाल रहे हो, लेकिन आंसर में तो तुम्हें वो करेक्टर्स ही दे रहा है ना, तो यानी वो आंसर में तुम्हें स्ट्रिंग ही दे रहा है। तो जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोल दूँ कि लेफ्ट निकालो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6, तो लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करो भाई, 1 2 3 4 5 6, इन्फॉर्म तक आ रहा है ना, तो उसने आंसर में क्या दे दिया आपको, इन्फॉर्म। अब वो बोलता है राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट इंस्टीट्यूट कोड, आपको इस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है इसमें से इंस्टीट्यूट का कोड निकालना है। जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स है वो आपको इंस्टीट्यूट कोड बता रहे हैं। तो पहले 3 कैरेक्टर है ना, तो आपने लिखना है सिलेक्ट लेफ्ट, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग डाल दो और कॉमा कर दो 3, तो उसमें से जो पहले 3 कैरेक्टर्स है वो निकल के आ जाएंगे। अब क्योंकि मैंने इसमें अलायस नहीं दिया, कुछ डबल कोट्स में बाद में नहीं दिया, तो सिलेक्ट के बाद मैंने आपको बताया था ना जितना भी लिखा होता है वो कॉलम की हेडिंग बन गई और आंसर में ये आ गया।
इसलिए समझ गए कि रिटर्न टाइप में सिर्फ स्ट्रिंग क्यों थी और इसमें स्ट्रिंग और नंबर क्यों लिखा हुआ था हमने। अब हम आते हैं राइट में। तो राइट वाला क्या करता है, ये राइट मोस्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स दे देता है। सिंटेक्स इसका भी यही है, राइट str और लेंथ। ये राइट मोस्ट लेंथ करेक्टर्स दे देगा, नल दे देगा अगर आर्ग्यूमेंट नल है। इसमें आपने स्ट्रिंग दे दिया इंटीजर और रिटर्न टाइप आपकी स्ट्रिंग आ गई। जैसे क्वेरी लिख दी कि आपको 2 डिजिट ईयर निकालना है, द लास्ट 2 करेक्टर्स टेल द ईयर। लास्ट 2 करेक्टर्स बता रहे हैं ना, तो आपने राइट लिख दिया, सॉरी सिलेक्ट लिखा, राइट लिखा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिखी और लास्ट में 2 लिख दिया। तो 2 देखते ही लास्ट के 2 ये हैं, तो वो आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है एल ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काटना। तो जब आप एल ट्रिम लिख रहे हो तो मतलब लेफ्ट ट्रिम, मतलब लेफ्ट साइड से रिमूव कर रहे हैं। बात है कि रिमूव करेंगे क्या, तो आप स्पेसेस को रिमूव करेंगे। तो दिस फंक्शन रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस। लेफ्ट एल का मतलब लेफ्ट या लीडिंग हो गया, तो जो लेफ्ट साइड से आपके स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देगा ये। ठीक है। तो इट रिमूव स्पेस, और इसका वही है, फिर इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग डालेंगे और रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग ही आएगी, क्योंकि स्पेस निकलने के बाद स्ट्रिंग ही तो बच जाएगी। तो इट रिमूव स्पेसेस फ्रॉम दिस। ठीक है। जैसे क्वेरी लिखी, राइट अ क्वेरी टू रिमूव लीडिंग स्पेसेस ऑफ स्ट्रिंग दिस। तो इसमें जितने भी स्पेसेस है ना वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। आपने लिखा है सिलेक्ट एल ट्रिम स्पेस डाल के, तो जब ये हेडिंग बन जाएगी और जब कंप्यूटर के पास आंसर आएगा तो ये वाला उसने स्पेस रिमूव कर दिया होगा। ऐसे ही आर ट्रिम है, जो ट्रेलिंग स्पेसेस है राइट साइड पे, बिल्कुल राइट साइड पे लास्ट में, उनको रिमूव करेगा। तो आर्ग्यूमेंट में भी स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप में भी स्ट्रिंग। राइट अ क्वेरी टू रिमूव ट्रेलिंग स्पेसेस ऑफ RDBMS समथिंग। तो इसमें जब आपने सिलेक्ट आर ट्रिम ये लिखा, तो देखो अब जो ये वाला स्पेस है ये नहीं हटेगा, लेकिन जो इसके आगे का स्पेस है वो हट जाएगा। लेकिन क्योंकि इसके बाद आगे कुछ है ही नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अब मान लो मेरे को दोनों साइड के स्पेस हटाने हैं, तो मेरे को क्या 2 बार फंक्शन लगाना पड़ेगा? नहीं। आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम क्या करता है, बोथ साइड्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस निकाल देता है। ये कंबाइंड फंक्शन करता है एल ट्रिम एंड आर ट्रिम का। तो जैसे आपने ट्रिम लिखा, उसके बाद बोथ लीडिंग ट्रेलिंग, आप ये आपको ऑप्शन दे देता है। ट्रिम फंक्शन दोनों का ही काम करता है, क्योंकि तो कि दोनों निकालने हैं, लीडिंग निकालने हैं, ट्रेलिंग निकालने हैं। उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग लिखना होता है आपको। तो इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग विद ऑल तो देखो ये करता क्या है, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग str विद ऑल रेम स्टार प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस रिमूव्ड। देखो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आप बताओगे कि मेरे को क्या चीज़ रिमूव करनी है, बोथ लीडिंग या ट्रेलिंग। रेम स्टार में ना ये होता है रिमूव स्ट्रिंग, भाई कौन सी स्ट्रिंग तुमने रिमूव करनी है। ठीक है। नॉर्मली केस में तुम्हारा स्पेस ही रिमूव होता है, लेकिन अगर तुमने कोई मान लो स्टार लगा रखे हैं और स्टार रिमूव करने हैं, या तुमने मान लो हैश लगा रखे हैं बड़े सारे और हैश रिमूव करने हैं, तो वो भी ऑप्शन होता है और वो ट्रिम फंक्शन से यूज़ हो सकता है। उस केस में आपको यहाँ स्पेसिफाई कर देना पड़ता है कि मुझे वो स्टार या हैश हटाना है। कहाँ से हटाना है, फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है। तो इफ़ नन ऑफ द स्पेसिफायर्स बोथ लीडिंग और ट्रेलिंग इज गिवन, बोथ इज एज्यूम्ड। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो बोथ एज्यूम करके चलता है। रेम स्टार भी आपका ऑप्शनल है, और अगर आपने ये नहीं लिखा है तो वो स्पेस हटाता है, और आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रिंग रहता है, और रिटर्न टाइप भी आपकी स्ट्रिंग रहती है। तो पहली क्वेरी तो सिंपल सी, आपको लीडिंग ट्रेलिंग दोनों हटाने हैं बार 1 में से। तो तुम बस सिलेक्ट ट्रिम और बार 1 लिख दो। जब मैंने बोथ भी नहीं लिखा और जब मैंने स्पेस भी नहीं दिखाए, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली स्पेस हटाए और बोथ को बाय डिफॉल्ट ले लिया। तो ये आंसर बन गया। अब मैंने बोला कि क्वेरी लिखो जिसमें से तुम्हें लीडिंग स्पेसेस हटाने हैं बार 1 से यूजिंग ट्रिम फंक्शन। तो आप अब क्या करोगे, आप सिलेक्ट लिखोगे, ट्रिम लिखोगे। उसके बाद आपको अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या हटाना है, लीडिंग स्पेसेस। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्पेस हटाने हैं, तो मैं यहाँ बता सकती हूँ कि भाई मेरे को स्पेस हटाना है। इसके बीच में मैंने एक स्पेस लिखा हुआ है, तो यहाँ से पता चल गया हटाना क्या है। कहाँ से हटाना है, फ्रॉम। बार 1 में से हटाना था ना, तो आगे फिर बार 1 लिख दो, बस तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा सेम। अगला आता है राइट अ क्वेरी टू रिमूव लीडिंग एक्स करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर मान लो मुझे इसमें से ये वाले एक्स हटाने हैं, तो मैंने बोला था ना आप किसी भी टाइप का सिंबल हटा सकते हो। तो आपने लिखना है सेलेक्ट ट्रिम। लीडिंग हटाने थे, लीडिंग लिखा, हटाना क्या था, एक्स हटाना था। कहाँ से हटाना था, इसमें से। तो समझ गए ये कैसे काम करता है, REM स्ट्रिंग का मतलब। अब मान लो मैंने बोल दिया क्वेरी है जिसमें से आपको एक्स करेक्टर्स हटाने हैं और वो बोथ लीडिंग ट्रेलिंग दोनों से हटाने हैं। तो आप सिलेक्ट लिख के ट्रिम लिख के बोथ लिख दो। बोथ नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, पर आप लिख दो एक्स हटाना था, कहाँ से हटाना था, इसमें से।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ ट्रेलिंग हटाना है तो आप ट्रिम के बाद ट्रेलिंग लिख दो, एक्स लिख दो, फ्रॉम, बाकी की क्वेरी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिम फंक्शन का पूरा यूज समझ में आ गया होगा। अगला आता है आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है कि एक बड़ी स्ट्रिंग में से अगर उसका एक छोटा सा पोर्शन आपने निकालना है तो आप सब स्ट्रिंग का यूज करते हो। अब अगेन इसके 3 नाम है, सब स्ट्रिंग लिख सकते हो, मिड लिख सकते हो एंड सब स्टार लिख सकते हो, SUBSTR, मर्जी आपकी है आपको क्या लिखना है। तो इट रिटर्न्स पार्ट ऑफ एन इनपुटेड स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स पार्ट ऑफ एन इनपुटेड स्ट्रिंग। मैंने ये बोला ना उसमें से कुछ हिस्सा निकाल देता है तो पार्ट ही देता है। सब स्ट्रिंग फंक्शन रिट्रीव्स अ पोर्शन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, थोड़ा सा पोर्शन दे देता है स्टार्टिंग एट द स्पेसिफाइड करेक्टर्स टू द नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेसिफाइड। मतलब इसमें अब आपको 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना, एक तो ये कि कहाँ से शुरू करना है और एक कहाँ तक। तो उसने यही बताया कि एक तो आपको स्टार्ट इंडेक्स बताएंगे कि यहाँ से तो शुरू कर निकालना, और दूसरा फिर लेंथ की भाई यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं इसके सिंटेक्स में। सिलेक्ट एफस्ट्रिंग, एक तो स्ट्रिंग होगी, एक स्टार्ट इंडेक्स होगा और एक लेंथ होगी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या है, स्ट्रिंग ही दोगे साथ में नंबर दोगे, ये स्ट्रिंग और ये नंबर टाइप की, लेकिन मिलेगा तो आपको बाद में स्ट्रिंग ही ना। तो अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड फ्रॉम स्ट्रिंग दिस। मैंने क्या बोला, आपको 4 कैरेक्टर चाहिए, कहाँ से स्टार्ट चाहिए, फ्रॉम थर्ड लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स। तो ये मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा, अभी इसमें ये ध्यान रखना कि कौन सी डायरेक्शन से चाहिए, लेफ्ट से या राइट से, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइन बदलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को क्या पता लेफ्ट या राइट का। तो अगर तुम्हें लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट का एक फ़ायदा है कि वो पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है, लेकिन राइट टू लेफ्ट नेगेटिव है। तो अभी उसने आपको क्या बोला कि इस स्ट्रिंग में से आपको 4 कैरेक्टर्स चाहिए फ्रॉम थर्ड लेफ्ट। तो स्ट्रिंग का नाम लिखा, थर्ड से शुरू करना था और कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मैंने थर्ड से शुरू करना है तो 1 2 3, यानी सी से स्टार्ट कर लूँ, और 4 चाहिए तो 1 2 3 4, तो CDEF बन गया आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं राइट टू लेफ्ट। डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5th राइट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम स्ट्रिंग दिस। तो जब मैंने 5th राइट कैरेक्टर लिखा है तो मैं उसको -5 कर दूंगी, ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि मुझे क्या करना है, इधर से काउंटिंग करनी है। तो इधर से पहले 5th कैरेक्टर देखो, 1 2 3 4 5, 5th कैरेक्टर आपका C निकला। अब मैंने बोला कि भाई यहाँ से मुझे 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, तो CDEF आ गया आपके पास अब आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉब्स ऑफ एम्प्लॉयज 8888 एंड 8900। उसने क्या बोला कि पहले 3 कैरेक्टर चाहिए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। उसने आपको स्ट्रिंग नहीं बताई, उसने बोला डिस्प्ले फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जॉब्स। जॉब नाम का कोई वो है हमारे पास, एक कॉलम है, तो वहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, तो जॉब में से, तो उसके बाद टेबल का नाम मान लो EMPL है, और एक इनका जो कॉलम वो है एम्प्लॉय कोड ये है। तो मैंने बोला भाई जिनका एम्प्लॉय कोड 8800 है या 8900 है, इस टेबल में से उनका जो जॉब वाला कॉलम है वहाँ से फर्स्ट से लेके जो थर्ड कैरेक्टर तक है वो मेरे को लिख के देते रहो सारे कॉलम्स का। तो ये जो अब तक ऊपर की जो 2 क्वेरी थी वो एक स्ट्रिंग पे वर्क कर रही थी, जो ये वाली क्वेरी है ना ये पूरे कॉलम पे वर्क कर रही है। मतलब जॉब वाले कॉलम में जितनी भी जॉब्स होंगी उनके जो पहले 3 कैरेक्टर थे ना वो आपको आंसर में दिखते जाएंगे, हर एक पर्सन के नहीं, सॉरी, जिनका एम्प्लॉय कोड 8800 है 8900 है, इन 2 लोगों के। ठीक है, अगला आता है आपका INSTR। INSTR क्या करता है, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, रिटर्न 0 इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट। इन स्ट्रिंग होती है इसकी फुल फॉर्म INSTR की। तो जहाँ पे आपको जो आप इसमें एक स्ट्रिंग दोगे और उसमें से कहोगे कि भाई ये वाली सबस्ट्रिंग की पोजीशन बता दे,
तो जो भी फर्स्ट पोजीशन निकलेगी, हो सकता है वो वर्ड 10 जगह आता हो, जैसे ऑन है, इज है, ये तो बड़े कॉमन से वर्ड्स होते हैं जो एक ही स्ट्रिंग के अंदर 2-3 जगह आ सकते हैं। तो इसलिए ना जो जहाँ वो पहली बार मिलना शुरू होगा वो उसी की अकरेंस बताएगा, बार बार नहीं बताएगा। तो आपको इसमें 2 चीज़ें बतानी है, एक स्ट्रिंग और एक सब स्ट्रिंग। इसमें इनपुट में तो स्ट्रिंग ही डाली, रिटर्न टाइप में क्योंकि उसमें तुम्हें पोजीशन बतानी है तो वो नंबर है। तो जैसे मैंने बोला, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग और, अगर मुझे और की देखनी है इसमें, और तो यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, मुझे फर्स्ट अकरेंस चाहिए। तो देखो, सिलेक्ट INSTR कॉर्पोरेट फ्लोर और, तो अब इसकी पोजीशन देखना स्टार्ट करो 1 2, क्योंकि सेकंड नंबर पे ही आपको और मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसकी यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेट टाइम फंक्शन। ये नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है। तो पहला जो है इसमें नाउ है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। नाउ का मतलब ही होता है अभी, तो अगर मुझे ये पूछना है कि अभी का डेट एंड टाइम क्या है तो मैं नाउ फंक्शन, अब ये ध्यान रखना डेट और टाइम दोनों देगा। तो देखो इसके आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी नहीं डालते, नाउ का मतलब ही ये है, उसको समझ आ जाएगा। रिटर्न में तुम्हें डेट एंड टाइम मिल जाएगी, तो इट रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम एज अ वैल्यू। अच्छा, अब फॉर्मेट क्या होगा वो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो देखो डेट भी देनी है, टाइम भी देना है। तो डेट में पहले 4 में ईयर, फिर ये डैश, फिर मंथ्स 2 में, और फिर डेट। टाइम में आर, मिनट और सेकेंड। दूसरा क्या है कि वो डैश हटा दो, ठीक है, और उसमें से और उस पे सारे स्पेसेस हटा दो। तो दूसरा फॉर्मेट ये है। अब ये फॉर्मेट डिपेंड किस में करता है, वेदर द फंक्शन इज यूज्ड इन स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग कंटेक्स्ट में यूज़ किया है तो ऐसे आंसर आएगा, न्यूमेरिक कंटेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है इस फंक्शन को तो ऐसे आएगा। तो किस पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आउटपुट आपको किस फॉर्म में मिलेगा। द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन करंट डेट टाइम जोन। नाउ रिटर्न्स अ कांस्टेंट टाइम दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगेन टू एग्जीक्यूट। जिस टाइम पे एग्जीक्यूशन हुआ है ना उस टाइम का आपको ये वो डेट टाइम दे देगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले करंट डेट टाइम। अगर मैं बोलूँ कि करंट डेट टाइम चाहिए उसकी क्वेरी लिखो, तो बस ये छोटू सी क्वेरी है, सिलेक्ट नाउ। तो आंसर क्या आया देखो, अभी स्ट्रिंग फॉर्म में यूज़ हो रही है तो यहाँ पे उसने आपको डेट दे दी और यहाँ पे उसने आपको टाइम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेट फंक्शन। दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द डेट पार्ट ऑफ द डेट और टाइम, डेट टाइम एक्सप्रेशन। मतलब तुमने डेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया, सिर्फ डेट दी या डेट टाइम जो भी तुमने लिख दिया, उसमें से डेट पार्ट हटा देगा। तो आर्ग्यूमेंट तो तुमने डेट या डेट टाइम दिया, लेकिन आंसर में तुम्हें सिर्फ डेट मिलेगी। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको क्वेरी निकालनी है, आपको डेट निकालनी है इस पूरी वैल्यू में से, इस पूरी स्ट्रिंग में से। अब देखो इसमें ये डेट्स भी है और टाइम भी है, तो आपने लिखा सिलेक्ट डेट, यहाँ पे डेट और टाइम लिख दिया, तो कंप्यूटर ने जो डेट वाला पार्ट था वो आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, फिर आता है मंथ। इट रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम द डेट पास्ट। आपने जो भी मंथ पास किया है उसमें से ये आपको डेट दे देगा। रिटर्न्स द मंथ फॉर डेट इन द रेंज 1 to 12 फॉर 1 to 12 फॉर जनवरी टू दिसंबर। अब आउटपुट किस फॉर्म में आता है, आपको न्यूमेरिक फॉर्म में आता है। ठीक है, 1 to 12 आंसर देता है, जनवरी फरवरी फॉर्म में नहीं देता। रिटर्न्स 0 फॉर डेट्स लाइक दिस। अब जैसे ऐसी सारी ही 0 है, जहाँ पे मैं मंथ पार्ट 0 आ रहा है तो उसमें तो आपको 0 ही देगा ना, तो इसलिए इंटीजर फॉर्म में आंसर आएगा, आर्ग्यूमेंट टाइप आपकी डेट रहेगी। अब मान लो मैं दे दूँ राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट मंथ पार्ट फ्रॉम दिस, तो देखो इसको आप कन्वर्ट करोगे। अब पहले 2009 लिखोगे, फिर इसको 02 लिखोगे, फिर थर्ड को 03 लिखोगे। 2 में ही आएगा, अगर 3 है तो वो 03 लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिंटेक्स बताया था तो उसमें डी लिखा हुआ था ना। डी का मतलब कि 2 ही वैल्यूज आएंगी, तो तब वो आपको 2 निकाल के दे देगा। ठीक है, मंथ नेम। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ फॉर अ डेट। तो आपने जैसे लिख दिया राइट, तो अब क्योंकि मंथ का नेम देगा तो रिटर्न टाइप आपकी स्ट्रिंग होगी। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट मंथ नेम इसमें से, तो मंथ का नाम इसमें अब क्या है, मई है, मई बोलते हैं कई लोग। ठीक है, नेक्स्ट है ईयर। दिस फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट, तो आपको ईयर में डेट डालनी है। रिटर्न्स द ईयर फॉर अ डेट इन रेंज 1000 to 9999। अगर आपकी डेट 0 है तो फिर ईयर भी 0 आएगा। डेट और आर्ग्यूमेंट टाइप होगा, रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें बोल दिया कि मेरे को क्वेरी देनी है जिसमें से मेरे को इसमें से ईयर पार्ट चाहिए, तो इस ढंग से पहले तो कन्वर्ट करोगे और फिर आप इसको, आपको ईयर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है डे। दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे पार्ट ऑफ अ डेट। जब डे वाला पार्ट होता है ना, ये आपको वो दे देगा। ठीक है, तो जैसे रिटर्न्स द डे पार्ट ऑफ अ गिवन डेट, डेट डालोगे और उसमें आपको डे मिल जाएगा। तो डे भी तो इंटीजर ही होता है ना। जैसे मैंने बोला कि इसमें से मेरे को डे चाहिए, अब तो इसमें 2020 04 13 में डे क्या है, 13 है ना, तो ये
नेक्स्ट आता है डे नेम। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली हम इसको ना मैथ्स में डेट बोलते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम डे है, ये बात याद रखना। और डे का नेम जो तुम सोचे थे ना कि वो उस ढंग से कि ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वो आपको डे नेम फंक्शन से मिलता है। डे फंक्शन से आपको डेट मिलती है। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द वीक डे। तो डे नेम में डेट डालनी है। तो जैसे मान लो 3 फरवरी 2019 के लिए डालनी है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लो इस दिन ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे आ जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शंस आते हैं एग्रीगेट हैं। एग्रीगेट फंक्शंस के होते हैं कि ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करते हैं सिंगल रोज की जगह, तो इन्हें लिए हम आप इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब ये बहुत सारी रोज पे काम कर रहे हैं। अब तक जो हमने फंक्शन पढ़े वो सिंगल रो पे थे, वो एक ही रो पे ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ना, ये बहुत सारी रोज पे वर्क करते हैं और फिर एक सिंगल आंसर आपको दे देते हैं। ठीक है, तो मैनी ग्रुप रोज एक्सेप्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस, और ये कुछ दो ऑप्शन होते हैं जो वो ले लेते हैं। एक होता है डिस्टिंक्ट और एक होता है ऑल। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है। दिस कॉजेज अ ग्रुप फंक्शन टू कंसीडर ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एंड ऑल में क्या है, दिस ऑप्शन कॉजेज अ ग्रुप फंक्शन टू कंसीडर ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अब जब वो बहुत सारी रोज पे काम कर रहा होगा तो हो सकता है कुछ वैल्यूज सेम भी हो। अगर आप चाहते हो कि वो सेम वैल्यूज को ना कंसीडर करे, तो उसमें आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा कॉलम नेम से पहले। और अगर आप जब आप सिलेक्ट लिख रहे हो तो कॉलम नेम से पहले डिस्टिंक्ट लिख देना। ठीक है, जैसे डिस्टिंक्ट टी नेम, इस ढंग से। और अगर आप चाहते हो कि वो सारी डुप्लीकेट वैल्यूज भी ले, तो आप ऑल लिख देना। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपको ऑल ऑप्शन ही होता है। तो जो पहला फंक्शन है एग्रीगेट का, वो होता है एवरेज, एवीजी। एवीजी फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी आप डेटा उसको दोगे बड़ा सारा, उनका एवरेज निकाल देगा। ठीक है, तो एवरेज के अंदर अब वही बात है कि तुम डिस्टिंक्ट ऑल का ऑप्शन है तुम्हारे पास, और फिर तुम्हें वैल्यू तो देनी है जिसका निकालना है। अब क्योंकि देखो इसमें भी तुम क्या दे रहे हो, एक पैरामीटर दे रहे हो, एन न्यूमेरिक ही है, और उसका आपको वैल्यू भी क्या मिल रहा है, न्यूमेरिक ही मिल रहा है। जैसे मैंने बोला कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, जो कि ईएमपी टेबल में है। सैलरी आपको एसएल से मिल रही है और टेबल का नाम ये है। अब मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है ना, तो सिलेक्ट एवीजी सेल, नाम मैंने उस कॉलम का एवरेज रख दिया फ्रॉम ईएमपीएल। तो जो सैलरी कॉलम है ईएमपी टेबल में, कितने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, तो उन सब का एक आंसर मिलेगा ना। ये फंक्शन लगाने के बाद उन सब का एवरेज निकाल के मुझे इसमें आ जाएगा। तो ये इसीलिए ग्रुप यानी ये एग्रीगेट फंक्शन है, क्योंकि ये सब पे काम करता है। अगला है काउंट। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। एक कॉलम के अंदर कितनी रोज हैं ये आपका निकाल देता है। इसके अंदर आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक स्टार होता है, और फिर नहीं स्टार लगा सकते हो, मर्जी है, फिर एक डिस्टिंक्ट ऑल का ऑप्शन, और फिर तुम्हें एक एक्सप्रेशन निकालना है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी। काउंट का काम तो यही है कि उसने रोज की काउंटिंग करनी है। इफ यू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन रिटर्न्स रोज वेयर एक्सप्रेशन इज नॉट नल। अगर तुम सिंपल काउंट का ये नहीं लगाते हो स्टार, सिंपल एक्सप्रेशन लिखते हो, तो उन जिस रो में कुछ डेटा पड़ा है ये उनकी काउंटिंग करेगा। अगर कोई बीच में एक सेल खाली है तो उसको कंसीडर नहीं करेगा, उसकी काउंटिंग नहीं करेगा। लेकिन अब अगर तुम काउंट के साथ स्टार भी लगाते हो, तो ये जितनी भी डुप्लीकेट्स है और नल्स है, डुप्लीकेट्स और नल वैल्यू, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये उसको भी कंसीडर करेगा। ठीक है, वैल्यू इसकी न्यूमेरिक ही रहेंगी। जैसे मैंने बोला काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल ईएमपीएल, मैंने बोला सारे ही रिकॉर्ड की काउंटिंग कर दो, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल। दूसरा मैं, क्योंकि मुझे सारी काउंटिंग करनी थी, चाहे खाली हो चाहे ना हो। अब मैंने बोला काउंट नंबर ऑफ जॉब्स इन टेबल ईएमपीएल। एक टेबल है, नाम है ईएमपीएल, उसमें जॉब्स काउंट करनी है। अब देखो जॉब के अंदर अब अकल वाली बात है, अगर खाली होगी तो उसको तो कंसिडर करोगे नहीं, क्योंकि कोई जॉब ही नहीं है वहाँ। तो इसलिए मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट जॉब। तो अब जब मैंने जॉब नाम लिख दिया, तो अब वो सारी जॉब्स काउंट करेगा। अब क्योंकि मैंने स्टार नहीं लिखा है, जॉब लिखा है, तो वो जो नल नहीं होंगी उसके अलावा सारी जॉब्स काउंट कर लेगा। ठीक है, अच्छा वो बोलता है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जॉब्स आर लिस्टेड इन टेबल ईएमपीएल। अभी इसमें उसने डुप्लीकेट वैल्यूज कर ली होंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना बाय डिफॉल्ट ऑल ऑप्शन होता है। तो तुम अगर डिस्टिंक्ट जॉब्स चाहते हो, यूनिक जॉब्स चाहते हो, सारी ही अलग हो, तो आपको जॉब से पहले क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू दे देता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स। तो आपको मैक्स डिस्टिंक्ट ऑल या एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे मैंने बोला डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी, तो सैलरी मान लो एसएल से मिल रही है, एसएल वाले कॉलम से, तो लिखोगे सिलेक्ट मैक्स सैल। ये मैंने कॉलम की हेडिंग लिख दी फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसे ही मिनिमम फंक्शन है, उसके लिए MIN है, वो मिनिमम वैल्यू दे देगा उस पूरे कॉलम में से। जैसे मैंने बोल दिया डिस्प्ले द ज्वाइनिंग डेट ऑफ मोस्ट सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, तो जो सीनियर
मोस्ट एम्प्लॉय है उसकी ज्वाइनिंग डेट सबसे पुरानी होगी ना। मान लो हायर डेट नाम का जो कॉलम था उसमें सारी डेट्स थी, तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट मिन हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, ये जो कॉलम के नेम मैं एज्यूम कर रही हूँ, ये आपको पेपर में नाम मिलेंगे इनके। नेक्स्ट आता है सम। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ सम ऑफ वैल्यू इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। तो आपने लिखा सम डिस्टिंक्ट ऑल या फिर एन, ये आपको क्या देगा, सम ऑफ वैल्यूज दे देगा। तो डिस्प्ले टोटल सैलरी मान लो मुझे निकालनी है, तो सम सैल टोटल सैल फ्रॉम EMPL। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया टू कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ग्रेड E2। टोटल ग्रॉस का मतलब है टोटल मतलब सम, तो मैंने बोल दिया कि मुझे सम चाहिए ग्रॉस का जहाँ ग्रेड क्या है, E2 है, वेयर ग्रेड इक्वल टू E2। मान लो फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टू डिस्प्ले द एवरेज ग्रॉस ऑफ एम्प्लॉयज हुज ग्रेड E1 और E2। जिनका ग्रेड E1 या E2 है उनका मुझे एवरेज दे दो, तो सिलेक्ट AVG ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड E1 और ग्रेड E2। ये बताया था ना वेयर क्लॉज में दो मल्टीपल कंडीशन कैसे लगती हैं। फिर मैंने बोला टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉय टेबल। अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉयज की काउंटिंग करनी है तो सारे ही काउंट करूंगी, किसी ना करो, तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। टू काउंट द नंबर ऑफ सिटीज द डिफरेंट मेंबर बिलोंग टू। तो डिफरेंट सिटीज़ का अगर जो बिलोंग करते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली अब दिल्ली 4 बार भी आ रहा है तो मुझे तो एक ही बार चाहिए ना कि हाँ दिल्ली से है बंदे, तो मैं क्या लिख दूंगी, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी। ठीक है, अब चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है ग्रुप बाय। द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, कंबाइन कर देता है उन सारे रिकॉर्ड्स को दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, जिनकी वैल्यू सेम होती है फील्ड के अंदर। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ग्रेड, कि ठीक है अगर मेरे को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर जॉब में कितने एम्प्लॉयज हैं तो मैं किसका, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। मैं यही बोल रही थी ना, ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी एक फील्ड में उनकी वैल्यूज पर्टिकुलर है, तो जैसे तो मेरे को क्या करना है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ग्रेड, हर ग्रेड में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो मतलब मुझे जॉब और उस जॉब में कितने बंदे हैं ये चाहिए ना, तो मैंने किससे कर दिया, ग्रुप बाय जॉब। ठीक है, अगला है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट स्टार सम। अच्छा, मान लो मुझे ये करना है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट में, ठीक है, मान लो ये डिपार्टमेंट नंबर है 10। अब इस डिपार्टमेंट नंबर में कितने बंदे हैं, और अगर मैं नंबर ऑफ पीपल चाहिए और फिर मुझे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सैलरी चाहिए का सम चाहिए। फिर ऐसे ही जो 20th डिपार्टमेंट है उसमें कितने और उनका कितना, जो भी सम बनता है सैलरी का वो चाहिए। तो आप ग्रुप बाय क्लॉज का कर सकते हो। आपने बोल दिया भाई डिपार्टमेंट नंबर से इनको ग्रुप कर दो, और जब मैंने उन्हें डिपार्टमेंट से ग्रुप कर दिया, आप मुझे उनका काउंट स्टार और सम सैल बता दो। अगला आता है आपका हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज। हैविंग क्लॉज जो है प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कंट्रास्ट टू वेयर। देखो वेयर, हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज दोनों जो है ना कंडीशन डालते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज तो आपका एट अ टाइम एक ही रो पे डाल सकता था ना। हैविंग क्लॉज क्या कर सकता है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ रोज पे कंडीशन डाल सकता है। जैसे मैंने बोला टू कैलकुलेट दी एवरेज ग्रॉस एंड टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू E4 ग्रेड। ठीक है, जैसे इसका अब देखो रोज कहाँ पे ग्रुप हो रही है, ग्रुप बाय फंक्शन रोज को ग्रुप कर सकता है ना, तो अगर उसके अंदर मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं हैविंग का यूज करूंगी, फिर मैं वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकती, मतलब हैविंग का यूज करूंगी। ऐसे लगा लो, टू कैलकुलेट द एवरेज ग्रॉस, मुझे एवरेज ग्रॉस चाहिए एंड टोटल ग्रॉस फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू ग्रेड E4। ठीक है, तो मेरे को इनका एवरेज चाहिए जिनका ग्रेड E4 है, तो पहले मैं उनको ग्रेड्स बाय ग्रुप करूंगी ना, बाय ग्रेड। तो ग्रुप बाय ग्रेड कर लिया, और फिर मैंने कंडीशन दे दी कि भाई जब ग्रुप करा ग्रेडिंग से तो जिनका ग्रेड E4 आता है उनका एवरेज दे दो मुझे ग्रॉस का। फिर मैंने बोला टू डिस्प्ले द जॉब्स वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3। जहाँ पर एम्प्लॉयज जो है 3 से लेस हैं, मुझे वहाँ पर जॉब चाहिए, वहाँ की जॉब चाहिए। तो मैंने बोला सिलेक्ट जॉब और काउंट स्टार सारे ही बता दो, ग्रुप बाय जॉब वेयर हैविंग काउंट स्टार लेस देन 3। मैंने जॉब से उनको ग्रुप किया, ठीक है, और फिर मैंने देखा कि जिनके एम्प्लॉयज़, जैसे मान लो इंजीनियर आ गई एक जॉब, अब अगर इंजीनियर में 3 से कम है काउंट,
तो फिर मुझे उस जॉब का नाम बता दो। समझ गए? तो डिस्प्ले द जॉब्स विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3। नेक्स्ट मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज कॉम, एवरेज सैल फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैं आपको साइड बाय साइड आंसर ही बताती जाऊंगी कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने क्या किया है, पहले मैं डिपार्टमेंट नंबर से ना इनको ग्रुप कर रही हूँ, और फिर मैंने बोला डिपार्टमेंट नंबर से कर दिया मैंने ग्रुप। फिर मैंने बोला कि उनका मुझे एवरेज कमीशन और उनकी एवरेज सैलरी चाहिए। किन लोगों की चाहिए? जिनकी एवरेज कमीशन जो है 750 से बड़ी है और एवरेज सैलरी जो है वो 2000 से बड़ी है। फिर मान लो मैंने बोल दिया कि आपको डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर से अगेन मैंने ग्रुप कर दिया जिनका जो काउंट है डिपार्टमेंट नंबर से, जिन लोगों का काउंट लेस देन 3 या 3 है, उनकी एवरेज सैलरी मेरे को बताते रहो। मतलब जिसमें सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, 3 से कम काम करते हैं, उनकी मुझे सैलरी बताते जाओ। फिर मैंने बोला मुझे डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और एवरेज सैलरी बता दो, और इस बार मैंने ग्रुप बाय किया दोनों से, डिपार्टमेंट नंबर से भी और जॉब से भी। और मैंने बोला कि जॉब जो है वो क्लर्क और सेल्समैन में से ही होनी चाहिए, तो यानी हैविंग जॉब इन क्लर्क कॉमा सेल्समैन। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है इन ऑपरेटर का, इन 2 वैल्यूज़ कोई भी ले सकता है। तो इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि सिलेक्ट कर लो डिपार्टमेंट नंबर, जॉब और सम सैल फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब, हैविंग सम साल बिटवीन 3000 एंड 7000। तो जिनकी जो सैलरी का सम है वो 3000 और 7000 से कम है, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर और जॉब से मैंने उनको ग्रुप कर रखा है, तो उनका मुझे ऊपर का इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज इस ढंग से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय वही है जो आपने 11th में पढ़ा था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। तो इट इज़ यूज टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉलम्स। ये मैंने आपको बता रखा है कि एक से ज़्यादा कॉलम पे आप कर सकते हो। असेंडिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो आप नॉर्मली ASC वर्ड यूज़ करते नहीं हो, लेकिन डिसेंडिंग में करने के लिए यू हैव टू यूज़ DESC एज द कीवर्ड। मान लो मैंने बोल दिया टू डिस्प्ले द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या क्या चाहिए? सिलेक्ट करना है रोल नंबर, नेम और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और मैंने क्या बोला कि ऑर्डर करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद यहाँ मार्क्स लिखना था, नेम नहीं लिखना, ऑर्डर बाय मार्क्स कर देना, ठीक है, तो उससे असेंडिंग ऑर्डर में वो हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है टू डिस्प्ले द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, ठीक है। तो उसने बोला डिसेंडिंग, तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए थी, स्टूडेंट से चाहिए थी, ऑर्डर बाय लगा दिया। मार्क्स से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए ना, तो मार्क्स लिखा और DESC लिखा, फिर कॉमा कर दिया। नेम आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो नेम मैंने ऐसे ही लिखा है। नेम के बाद तुम ASC भी लिख सकते थे, नहीं लिखना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर ही लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इफ़ अ कॉलम एलाइस इज डिफाइंड फॉर अ कॉलम, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग रोल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। वो बोलते हैं अगर तुमने कॉलम एलाइस दे रखा है तो तुम कॉलम, देखो तुम्हें जब ऑर्डर बाय करना होता है तो कॉलम का नाम लिखना होता है ना, जैसे मैं ऊपर कॉलम के नेम लिख रही हूँ जब भी मैं एलाइसिंग कर रही हूँ। तो अगर मैं जब भी मैं ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर रही हूँ, तो अगर तुमने एलाइस नेम दे रखा है, जैसे मैंने बोला रोल नंबर, नेम, और मैंने मार्क्स को दे रखा था एज MO, तो उस केस में अगर मैं ऑर्डर बाय मार्क्स लिखूंगी तो भी वो मार्क्स से वो कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर मैं MO लिखूंगी तो भी वो कर देगा, क्योंकि देखो है तो इसी का नाम ना, इसका दूसरा नाम ही अलायस का मीनिंग था टू गिव अ सेकंड नेम और अ निक नेम, ठीक है। तो इसीलिए डजंट मैटर्स कि आप उसको ओरिजिनल नेम यूज़ करते हो या अलायस नेम, आप दोनों से ही क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो क्लास ये आपका 12th का इंटायर सिलेबस था of database management system. So I hope you have understood this video. Thank you.